तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की भरपूर अंदाज में मुखालिफत कर रही है और यही वजह है कि बानी पीटीआई ने अल-यमीन गंडापुर को वजारत आला के ओहदे से हटाकर सुहेल आफरीदी को वजीर आला KP के नामजद किया है ताकि वो इस ऑपरेशन को रोकने के लिए इकदाम कर सकें। अब ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ अपनी सूबाई हुकूमत के मामलात में इसलिए तब्दीली ला रही है ताकि यहाँ जारी ऑपरेशन को रोका जा सके, तो वहीं इदारे जो है इस हवाले से वो भी तशवीश का शिकार है। उनमें तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि एक मखसूस जमात ऑपरेशन के आगे मज़ाहमत का बंद बांध रही है। यही वजह है कि आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर बात की, बल्कि इस ऑपरेशन की मुखालिफत करने वालों को वाज़े और दो टोक पैगाम भी दी। पेशावर में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मखसूस जमात को लेकर DGISPR का क्या मौक़िफ़ था, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। स्कूल के अंदोनाक वाक़े के बाद उस वक्त की हुकूमत, इंटेलिजेंस एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक इंतहाई मजबूत हिकमत अमली अपनाते हुए दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ना शुरू किया और एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाब के मुकम्मल करीब पहुंच गए। बदकिस्मती से फिर यहाँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। यहाँ पर गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमजोर किया गया और गुमराह कुन बयानियां बनाने की कोशिश की गई, जिसका खमियाजा आज खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और गयूर अवाम अपने खून और अपनी कुर्बानियों के जरिए दे रहे हैं। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा स्टेक होल्डर्स, खासतौर पे हुकूमत को 3 ऑप्शंस भी DGISPR ने दिए। वो 3 ऑप्शंस क्या थे, जरा वो भी आप। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए, ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम है। माजिद निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माजिद निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में हुई है और फिर DGISPR ने जो गुफ्तगू की है, क्या ये एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट खुली चार्जशीट नहीं? बात दुरुस्त है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खासा ऐसा मवाद मौजूद है कि जिसके ऊपर आने वाले दिनों में बात की जाएगी और ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि उन्होंने बैड गवर्नेंस के हवाले से, बद इंतजामी, नाअहली और करप्शन के हवाले से जो बातें की हैं वो बिल्कुल काफ़ी अरसे से की जा रही थी और ऐसे लगता है कि अवाम के मसाइल की तपिश अब रियासती इदारों तक पहुँचना शुरू हुई है और उन्हें एहसास हुआ है कि ये वो मसाइल हैं कि जिनके ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम इसलिए थी कि चूंकि ये पेशावर में हुई है और वहाँ पर तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत मौजूद है जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जो राय है उससे इख्तलाफ रखती है। तो इसलिए जब हम इसको इससे मिला के देखते हैं तो डेफिनेटली इसका एक असर होगा। एक मैसेजिंग है, एक इशारा दिया गया है वाज़ेह तौर पर कि आपको हमारे साथ अलाइन होकर चलना पड़ेगा, वगरना इस हवाले से देखिए 3 ऑप्शंस दिए DGISPR ने और फिर 3 ऑप्शंस के बाद अगर वो इस पे अमल नहीं करती PTI तो खुल्लम कह दिया देन यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। वो जाहिर है नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन KP में PTI की हुकूमत है और कौन नहीं चाहता कि यहाँ पे ऑपरेशन हो, तो वो तो वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि अदरवाइज यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। फिर आपको रियासत एक्शन लेगी आपके खिलाफ। जी बिल्कुल, ये बात वहां पे हुई है, लेकिन जो मामला समझने का है वो ये है कि ये मामला सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के तनाज़े से बढ़कर इसलिए है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इस सारे मामले से गैर मुतल्लिक नजर आती है। उसकी वजह यह कि 10 से ज़ायद जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें अवाम की ये राय है कि बद इंतजामी की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से या कोलैटरल डैमेज की वजह से, वजह कोई भी हो, उससे अवाम को बहुत नुकसान हुआ है। रिहेबिलिटेशन का जो मामला है वो नहीं हुआ। तो इसलिए पहले जिस तरह हम देखते थे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले अमन कमेटियां होती थी, लश्कर होते थे, कबायली अमायदीन आगे बढ़कर इस चीज का ऐलान करते थे कि वो रियासत का साथ देंगे, दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ेंगे,
तो इस मर्तबा हमें खैबर पख्तूनख्वा में और साबका फाटा में इस तरह की कोई लहर नजर नहीं आती। नहीं, माजिद निजामी साहब, कता कलामी के लिए माजरत, डीजीआईएसपीआर ने यह कहा ना कि देखिए इसमें जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या पॉलिटिशियंस है उनका बड़ा किरदार है कि वो राय आमा को हमवार करते हैं। तो एक जब नैरेटिव ये बनाया जाएगा और उसको ड्रम बीटिंग की जाएगी उसकी कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये आपके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है या ये ऑपरेशन हमने रोकना है, हमने नहीं चलने देना, तो वो राय आमा हमवार कैसे होगी? तो उस पर तो बड़ा क्लियर एक स्टांस लिया है डीजीआईएसपीआर ने। जी बिल्कुल, लेकिन जब हम नंबर्स को देखते हैं जो डीजीआईएसपीआर ने दिए हैं, जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान के जवान वहां पे शहीद हो रहे हैं, इसी तरह पुलिस एहलकार भी वहां पे जाने दे रहे हैं। तो पुलिस एहलकार तो खसूसन खैबर पख्तूनख्वा से ही मुतल्लिक हैं। तो अगर पुलिस भी फ्रंट लाइन पर लड़ रही है अफवाज पाकिस्तान के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के ही लोग हैं जो इस मामले में वफाकी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि सियासी बयानबाजी के मामले के अंदर और ग्राउंड की जो सिचुएशन है उसके अंदर चीजों को बेहतर अंदाज में देखने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल हुआ कि हुकूमत की बयानबाजी तो एक जानिब है, लेकिन पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिविल आर्म फोर्सेस, ये सब लोग सेम भी है। जी बिल्कुल, और वो ऑपरेशंस में एक दूसरे के साथ होते हैं। तो ग्राउंड के ऊपर तो ये सिचुएशन है। तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव की बात उन्होंने की वो बिल्कुल दुरुस्त इसलिए है कि नेशनल एक्शन प्लान के जो बाकी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अमल दरामद के हवाले से शिकायत हैं, तो ये तो सहाफी पीस एक्टिविस्ट 10 सालों से कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किसने करना है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे सामने 26वीं आईनी तरमीम की मिसाल मौजूद है, किस तरह से अफरा तफरी के अंदर वोट मैनेज किए गए, पूरे किए गए, अगवा का इल्जाम लगा, दूसरे इल्जाम लगे। तो क्या कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जा सकती जिससे निचली अदालतों के अंदर कोई इस्लाहात लेके आई जाए? क्या ऐसी कानून साजी नहीं की जा सकती कि जिससे प्रोसिक्यूशन का निजाम जो है वो बेहतर हो? क्या कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जा सकती कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बजाय निचली जो लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं उनके हवाले से कोई इनकलाबी फैसले किए जाए, ताकि जो इस वक्त मसला आ रहा है जिसके ऊपर डीजीआईएसपीआर ने भी बात की कि आपका कन्विक्शन रेट क्या है। तो अगर इन सारी बातों के ऊपर वफाकी हुकूमत कानून साजी नहीं करती और उसके बाद वहां पर मुनासिब इक़दाम नहीं उठाए जाते, तो उसके अंदर फिर एक सूबाई हुकूमत कसूरवार नहीं है। ये एक सिस्टम का मसला है और सिस्टम से इस चीज का सवाल बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये अगर ये कहा जाए कि उनके अगेंस्ट एक चार्जशीट है, ये इस पर सारे लोग ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़ाहिर है एक अगर कन्विक्शन रेट कम है या प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है तो फिर बहुत सारे इदारे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रही है उनका हर एक का हिस्सा बकदरे जुस्सा है। अब आदिल निज़ामी साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक तो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के साथ हमारा मामला जो है वो तनाव का शिकार है, लेकिन केपी के अपने अंदर जो तब्दीली है चीफ मिनिस्टर की वो भी हो रही है। और इस हवाले से आपके पास क्या खबर है कि वो रेजिग्नेशन पहुंच गया, ये कबूल कर लिया गया है, और क्या इस हवाले से कोई सेकंड ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो स्मूथ ट्रांजिशन है उसके ऊपर बहुत से सवालिया निशानात मौजूद हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि वफाकी हुकूमत ने एक अग्रेसिव स्टैंस लिया है और ये बात भी चल रही है कि जी जो नंबर गेम का फर्क आता है 22 लोगों का, उसको किसी तरह मैनेज किया जाए या गवर्नर की जानिब से कोई इस तरह के मामला उठाए जाएं। तो बिल्कुल सुहेल आफरीदी का बतौर वज़ीर आला हलफ लेना, उस तक मेरा ख्याल है बहुत से अगर मगर अभी मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ को इस हवाले से बहुत तदबीर के साथ आगे चलना होगा, क्योंकि अभी तक की सियासी सूरत हाल में ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून, वफाकी हुकूमत या दीगर लोग जो हैं वो इसको बिल्कुल एक स्मूथ सेलिंग के तौर पर लेके जाना चाहेंगे। तो बिल्कुल इसके अंदर रुकावटें आएंगी और अगर उसके अंदर तहरीक इंसाफ की बेहतर तैयारी ना हुई तो डेफिनेटली उनको मुश्किल का सामना भी करना पड़ेगा। नहीं तो बानी पीटीआई ने जो ये फैसला किया है, इसमें आपको क्या हिकमत छुपी हुई नजर आती है? देखिए, उसमें तो बड़ी सादा सी हिकमत है कि इसके ऊपर जो बयानात हैं वो तो दहशतगर्दी और ऑपरेशन के हवाले से हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कोई बहुत बड़ी रीजन है। बुनियादी मसला तो पार्टी इख्तलाफात का है, जिसके अंदर मुख्तलिफ धड़े मौजूद हैं। जो एग्रेसिव स्टांस रखने वाले, मुजाहमती बयानियां रखने वाले हैं, वो कई महीनों से कोशिश कर रहे थे कि उनको मुख्तलिफ जगहों पे स्पेस मिले और आहिस्ता आहिस्ता उनको मुख्तलिफ MNAs में
पार्लियामेंट के अंदर, सूबाई हुकूमत में, पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में उनको आहिस्ता आहिस्ता स्पेस मिली है। और ये उन्होंने अपनी सबसे बड़ी अब तक की कामयाबी हासिल की है कि उन्होंने पार्टी की जो ग्रुपिंग है उसके अंदर अपनी फुटिंग बेहतर की है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई किसी बहुत बड़े नजरियाती, इल्मी या फिक्री महाज के ऊपर इमरान खान ने फैसला लिया है। ये पार्टी इख्तलाफात को सामने रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। और उसकी वजह यह है कि अगर चीफ मिनिस्टर तब्दील हो भी जाता है, उसके चैलेंजेस वही रहेंगे। और उन चैलेंजेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर 24 घंटे वफाक से राब्ते में रहते थे क्योंकि उनके ऑफिस का तकाजा है, इसी तरह सुहेल आफरीदी को भी यही करना पड़ेगा। और फिर मामला वहीं से नहीं, लेकिन जो ग्राउंड्स उनकी तब्दीली के सलमान अकरम राजा साहब ने बताए वो ये थे कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो पॉलिसीज थी दे वर वेरी मच इन लाइन विद द फेडरल गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट, जो खान साहब को पसंद नहीं थी, इसलिए वो तब्दील हुआ है। जी बिल्कुल, ये उन्होंने बात की है, लेकिन मैं इससे इख्तलाफ इसलिए कर रहा हूं कि आने वाले चीफ मिनिस्टर को भी यही करना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं होगा कि वो मुश्तरका मुफादात काउंसिल में नहीं जाएंगे? क्या वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है सर खान साहब ये चाहते हो कि वो ना जाए और तसादुम बढ़े? जी बिल्कुल, वो तो ये चाहते हैं, लेकिन जब आप चीफ मिनिस्टर का हलफ ले लेते हैं तो उसके बाद उस ऑफिस के तकाजे जो है वो कुछ और होते हैं। ठीक है माजिद जावी साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर।